Hello friends, good morning. I hope that you all are absolutely fine. लॉकआउट पीरियड का जो बेस्ट यूटिलाइजेशन व्हाट आई सजेस्टेड वो हम लोग कर रहे हैं। और जितने भी बच्चे अभी जो 12th वाले हैं, दिस इज वेरी क्रूशियल टाइम फॉर ऑल ऑफ यू एंड डेफिनेटली अभी इस समय आपके लिए अगर ये समय है इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन आप यही कर सकते हैं कि घर पर बैठकर और हम इसकी पूरी तैयारी कर लें, ताकि जब भी लॉकडाउन खुलेगा आप इजी वे में यू विल बी एबल टू मूव। तो उस समय तक जितना पोर्शन हम कंप्लीट कर लेंगे, ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम लोग पढ़ रहे थे, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो मैं आपको अभी तक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये पूरा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक वैलिड या इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाया जाता है, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट होती है, दैट ऑल वी हैव स्टडीड बेसिकली इन सेक्शन 10। सेक्शन 10 की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी सब मैंने आपको बता दिया था कि सेक्शन 10 की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमें पूरी करनी पड़ेगी। और इसका मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी रिक्वायरमेंट सेक्शन 10 की अगर एक आध भी इनकम्प्लीट अगर रह जाती है तो ध्यान रखिएगा वो आपका एक इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। सेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये ज़रूरी है कि सारे पॉइंट, जितने भी 10-11 पॉइंट हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में पढ़े हैं, वो सारे पॉइंट आपके कंप्लीटली क्लियर होने चाहिए। एक एक पॉइंट, एक एक कंडीशन पूरी होनी चाहिए, तब जाकर वो एक इन्फोर्सेबल या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है, दिस विल बी बेसिकली डिपेंडिंग ऑन वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में होती है। आप देख रहे हैं एक लिस्ट आपके सामने है, और ये वर्ड ऐसे हैं जो आप कई बार अक्सर गलती में, जल्दीबाजी में, इनोसेंटली आप इन वर्ड को गलत यूज कर लेते हैं। तो आज आपको मालूम होना चाहिए कि ये सारे वर्ड्स का क्या मीनिंग होता है और इनका हमें बेस्ट यूटिलाइजेशन जो करना है वो किस तरह से किया जा सकता है। तो जो लिस्ट आपके सामने देख रहे हैं आप, दैट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हम आज एक देखेंगे। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ये क्या है, दैट ऑल्सो वी विल कम टू नो। वॉइड अग्रीमेंट्स क्या होते हैं और इलीगल अग्रीमेंट्स क्या होते हैं। बहुत मिलते जुलते सिमिलर वर्ड्स हैं जो अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। तो ये स्पेशल मैंने आज सेशन इसी के लिए रखा है कि अल्टीमेटली आपको ईच एंड एवरी कंसेप्ट शुड बी क्लियर अबाउट ऑल दीज एम्बिगियस टर्मिनोलॉजीज ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहले जो वर्ड आ रहा है आपका इसमें, दैट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देखिएगा जो बेसिक चीज है वो ये है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट हमारे कुछ लेक्चर्स के अंतर्गत, कि एनी अग्रीमेंट विच इज फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 10, हर वो अग्रीमेंट जो सेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, दैट इज गोइंग टू बी कंसीडर्ड एंड कॉल्ड एज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड यानी वेद, वेद मतलब विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। कल अगर मान लीजिए आपने जिस पार्टी के साथ अगर कोई एग्रीमेंट किया है और वो पार्टी अगर मान लीजिए उसको पूरा नहीं कर पा रही है, कमिटमेंट अगर पूरा नहीं कर रही है, तो यू शुड हैव द राइट टू गो टू द कोर्ट। आपके पास इतना अधिकार होना चाहिए कि आप कोर्ट में जा सकें, सामने वाली पार्टी को चैलेंज कर सके, उसको स्यू कर सके। दिस इज कॉल्ड एज इन्फोर्सेबिलिटी। एंड आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि इन्फोर्सेबिलिटी का मतलब ये रहेगा, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। You can enforce this particular commitment through court also। और जैसा आप जानते हैं, कोई भी अग्रीमेंट जो आपने बनाया है अगर सेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट को वो पूरा कर देता है, सारी रिक्वायरमेंट को, आई रिपीट कि उसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो बच जाए, सब कुछ होना चाहिए। जितने पॉइंट्स आपने पढ़े थे, जो मैं आपको एक बार 2 मिनट में फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। देयर मस्ट बी सम ऑफर, ऑफर के ऊपर एक्सेप्टेंस होना चाहिए, दोनों पार्टी का इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का। इसमें मैंने आपको बताया था डोमेस्टिक रिलेशन और कॉर्पोरेट रिलेशनशिप में लॉ का प्रिजम्पशन क्या होता है, हमारे पुराने 3 लेक्चर्स में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है, दोनों ही पार्टियों के लिए बदले में कुछ होना चाहिए। देयर मस्ट बी समथिंग इन कंसिडरेशन, दैट इज लॉफुल कंसिडरेशन होना जरूरी है। दोनों पार्टियां अनुबंध करने के लिए कैपेबल होना चाहिए, यानी उनमें से कोई भी माइनर नहीं हो, कोई भी अनसाउंड माइंड का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसको लॉ ने कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए डिसक्वालीफाई डिक्लेयर किया हो, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा।
फिर दोनों पार्टी की कंसेंट फ्री होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कंसेंट फ्री होती है अगर कोर्शन नहीं है, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं है, फ्रॉड नहीं है, मिस्टेक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में माना जाएगा कि पार्टी का जो कंसेंट है वो कैसा है, फ्री कंसेंट है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो अग्रीमेंट होता है वो वाइड अग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। लॉ में बहुत सारे अग्रीमेंट्स हैं जो वाइड डिक्लेयर किए गए हैं, तो आपने जो अग्रीमेंट बनाया है वो उस वाइड अग्रीमेंट की लिस्ट में से नहीं होना चाहिए। राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन का पॉइंट एक रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताया था। सर्टेनिटी होना चाहिए एंड इट मस्ट बी पॉसिबल फॉर द पार्टीज टू एक्चुअली परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। ये सारे पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किए थे सेक्शन 10 में। तो अगर कोई रिक्वायरमेंट ऐसी है जो सेक्शन 10 की सारी रिक्वायरमेंट को अगर मान लीजिए सपोज ये अगर पूरा कर देता है, तो ऐसी स्थिति में इट इज कंसिडर्ड टू बी कॉल्ड एज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, नेक्स्ट आता है आपके इसमें वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट देखिए जो अगला अपना लिस्ट के अंदर आ रहा है, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूं कि कुछ टर्मिनोलॉजीज को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। अभी इसके नीचे आपको एक वॉइड अग्रीमेंट भी पढ़ने को मिलेगा। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट देखिए क्या होता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इसको थोड़ा सा अगर अपन देखें तो वॉइड है मतलब व्यर्थ है, और कॉन्ट्रैक्ट है मतलब अनुबंध है। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ध्यान से समझिएगा। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, एनी कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट है मतलब ध्यान रखिएगा कि हम उसको इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा तभी कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज कर पाएंगे हम लोग। तो कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो बनाते समय एट द टाइम ऑफ क्रिएशन इट इज वैलिड, वैलिड है, इन्फोर्सेबल है, लेकिन बाद में अगर मान लीजिए कुछ सर्क्यूमिस्टेंसेस में ऐसा चेंज आता है कि ये जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, it is not possible for one of the party to actually perform this contract. किसी एक पार्टी के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर पाना नामुमकिन हो जाए, असंभव हो जाए। पार्टी इसको परफॉर्म करना चाहती है लेकिन उस पार्टी के लिए इसको परफॉर्म कर पाना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं रहता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ध्यान रखिएगा, इन द आईज ऑफ लॉ ये जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा दिस इज गोइंग टू बी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। फिर से सुनिएगा, कॉन्ट्रैक्ट को बनाते समय कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है दैट इज ऑल टुगेदर वैलिड। वैलिड है मतलब वो सेक्शन 10 की सारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, बट बिफोर एग्जीक्यूशन, बिफोर परफॉर्मेंस, इसके निष्पादन करने से पहले, पूरा करने से पहले कुछ ऐसी परिस्थितियां बदल जाती हैं कि वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी इज अनेबल टू एक्चुअली परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। एक पक्षकार उस अनुबंध को पूरा कर पाने में असमर्थ है। असमर्थ है मतलब उसके लिए असंभव हो गया है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ध्यान रखिएगा, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट जो पहले वैलिड था लेकिन अब पूरा नहीं किया जा सकता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो माना जाएगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि हम चाहकर भी उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर पा रहे, तो जो नहीं कर पा रहा है उसको कहीं ना कहीं लॉ से कोई ना कोई प्रोटेक्शन देना जरूरी है। तो ये जो प्रोटेक्शन दिया जाएगा वो उसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट करार कर कर दिया जाएगा। एक एग्जाम्पल जो मैंने पहले लिया था फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक घोड़ा है और मैंने वो घोड़ा आपको बेचना है। आपके हमारे बीच में 50,000 रुपए की अमाउंट में वो कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो गया है। 50,000 रुपए में मैं अपना एक बहुत ही अच्छा जो घोड़ा है वो आपको बेच रहा हूँ। आपने मुझे 20,000 रुपए एडवांस दे दिया। आप संडे को आएंगे और 30,000 रुपए बचे हुए लेकर आएंगे और घोड़े की मैं आपको डिलीवरी दे दूंगा। दिस इज डन। अब आप देखिए कि अभी तक जितना मैंने बोला है उस हिसाब से ये कॉन्ट्रैक्ट ऑल टुगेदर एक इन्फोर्सेबल या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, अब आप सोचिए संडे को जब आप आने वाले हैं मेरे पास, संडे को आप आते हैं 30,000 रुपए लेकर, सैटरडे नाइट को अचानक वो घोड़ा मर जाता है। अब बताइए अगर वो घोड़ा मर गया, ऑल्दो मेरी कोई गलती नहीं है उसमें, वो घोड़ा अगर मर गया, बताइए क्या मैं आपको उस पर्टिकुलर वो घोड़ा जो है उसकी डिलीवरी दे पाऊंगा? मेरे लिए उस घोड़े को दे पाना, मेरा कमिटमेंट पूरा कर पाना एक असंभव टारगेट हो गया कि नहीं हो गया? अब आप आए 30,000 रुपये लेकर, मैंने आपको बताया कि साहब अनफॉर्चुनेटली वो घोड़ा तो मर गया, मैं आपको घोड़ा नहीं दे सकता हूँ। अब ऐसी स्थिति में आप बोले कि नहीं साहब आपको तो घोड़ा देना ही पड़ेगा, आपको तो हर हालत में मुझे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा, ये वो। ये आप कुछ भी करें मेरे खिलाफ, अल्टीमेटली आपको कोर्ट से कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। द रीजन इज दैट कि हमारे और आपके बीच का ये जो कॉन्ट्रैक्ट था, नाउ इन द आईज ऑफ लॉ इट हैज बिकम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ये एक व्यर्थ अनुबंध हो गया है।
आप अगर कोर्ट में मेरे अगेंस्ट कहीं कुछ करने भी जाएंगे तो अल्टीमेटली कोर्ट से आपको कोई किसी तरह का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, बिकॉज मैं चाहता हूं कि मैं अनुबंध को पूरा करूं, लेकिन मेरे लिए ये संभव नहीं रहा कि मैं उस अनुबंध को पूरा कर पाऊं। हेंस यहाँ मुझे प्रोटेक्शन मिलेगा, और आपके और मेरे बीच में जो कमिटमेंट हुआ था, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कोर्ट इसको वॉइड करार दे देगा। आप मेरे खिलाफ किसी तरह का कोई भी एक्शन नहीं ले पाएंगे। यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग अगेंस्ट मी। हाँ, जो 20,000 रुपए का एडवांस मैंने लिया था, वो एडवांस मुझे आपको वापस लौटाना पड़ेगा, और हमारे बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट था ये क्या कहलाएगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इफ यू रिमेंबर, मैंने एक आपको इसका एग्जांपल दिया था अपना लॉकडाउन का। मान लीजिए आपके मेरे बीच में कुछ माल का सौदा हुआ है, जिसमें मुझे माल की 1 अप्रैल को आपको डिलीवरी देनी थी। सब कुछ तय हो गया, रेट्स तय हो गए, एवरीथिंग वाज डन इवन ऑन पेपर्स। अब 1 अप्रैल को आई एम सपोज टू डिलीवर यू दिस पर्टिकुलर गुड्स। एक ट्रक माल है जो मुझे आपको 1 अप्रैल को डिलीवर करना है। अचानक से 25 मार्च से देश में लॉकडाउन चालू हो जाता है, सारी चीजें बंद हो जाती हैं, जो हमें पहले कभी ना आपको ना मुझे कहीं मालूम ही नहीं था। अब क्या होता है कि 1 अप्रैल को क्या मेरे लिए संभव है कि मैं आपको उस माल की डिलीवरी दे पाऊँ? माल पड़ा है मेरे गोडाउन में, बट सारी चीजें बंद है। और मान लीजिए, चलिए, अगर मैं आउट ऑफ द वे जाके कैसे भी कर कर अगर मान लीजिए मैं आपको माल डिलीवर करता हूँ, तो बताइए कहीं ना कहीं जो लॉ लगाया गया है, जो अभी लॉकडाउन लगाया गया था, मैं उसका वायलेशन कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? It has become legally impossible for me to actually perform the contract. Hence, it will be considered as void contract. जो पहले वैलिड था, लेकिन अल्टीमेटली ऐसी सिचुएशन बनी कि नाउ वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर पाने में पॉसिबल उसके लिए संभव नहीं है, और चूंकि उसके लिए संभव नहीं है, इस वजह से ये जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट विल बी कंसीडर्ड एज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों, मैं समझता हूं कि वैलिड और वॉइड ये दोनों आप लोगों को बिल्कुल 100% क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हम लोगों को डिस्कस करनी है, दैट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल, वॉइडेबल का मतलब होता है व्यर्थनीय अनुबंध। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट देखिएगा, जो स्थिति बनती है, ये एक बहुत ही डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है आपके लिए। एक आपने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देखा है, एक आपने वॉइड कॉन्ट्रैक्ट देखा, और वॉइडेबल जो है ये दोनों का एक तरह से कॉम्बिनेशन है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में स्थिति ये बनती है, देखिए 2 पार्टीज हैं। जनरली होता ये है कि जब 2 पार्टी के बीच में अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर होता है, तो रूटीनल ये होता है कि दोनों पार्टी का इक्वल फुटेज होता है, इक्वल वेटेज होता है, दोनों एक इक्वल प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टैंड करते हैं, इजंट इट? लेकिन कभी कॉन्ट्रैक्ट में अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि उस कॉन्ट्रैक्ट का पूरा जो एग्जीक्यूशन है दैट डिपेंड्स ऑन द एट द डिजायर ऑफ वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। जब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट इस स्थिति में आ जाए कि उसका एग्जीक्यूशन, आगे का फर्दर उसकी वैलिडिटी जो है, या उसको जिस तरह से एग्जीक्यूट करना है, वो किसी एक पक्षकार की इच्छा पर अगर डिपेंड करना लगे, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को लॉ में क्या नाम दिया जाता है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, व्यर्थनीय अनुबंध। वाई इज इट सो कि एक पार्टी के ऊपर क्यों इतना डिपेंड कर रही चीजें? इवन कोर्ट भी उस आदमी से पूछती है, उस पार्टी से पूछती है, बताइए आप क्या चाहते हैं इसके, और जैसा वो आदमी वो पार्टी बोलेगी वैसा कोर्ट आपको ऑर्डर देगी। तो जब कॉन्ट्रैक्ट में अगर ऐसी स्थिति आ जाती है, तो इस तरह की सिचुएशन को नाम दिया जाता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट उसी स्थिति में बनेगा जब किसी पर्टिकुलर डीलिंग में, किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को बनाने में जो पार्टी का कंसेंट है, अगर वो फ्री कंसेंट नहीं है, इफ द पार्टी इज नॉट हैविंग एनी फ्री कंसेंट, पार्टी की फ्री कंसेंट जहां नहीं होगी, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट का जो नेचर होता है वो क्या बन जाता है? वॉइड। मान लीजिए आपका एक बहुत अच्छा खूबसूरत मकान है, और ए वांट्स टू बाय दैट हाउस। ए आपके पास आता है और बोलता है कि साहब मुझे आपका ये मकान जो है बड़ा अच्छा लगा है, और आई वांट टू बाय दिस हाउस, मैं इस मकान को खरीदना चाहता हूँ। आपने बोला कि साहब मुझे तो बेचना ही नहीं है। ये बोलता है इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है आपको बेचना है कि नहीं बेचना है, मुझे खरीदना है, दैट इज इम्पोर्टेंट।
उसके बोलने का तरीका, अंदाज आप समझ रहे हैं। अब वो आपको कुछ थ्रेटनिंग धमकियां देना शुरू करता है। इफ यू रिमेंबर, कोर्शन का यूज कर रहा है। अब ये जो कोर्शन वो यूज कर रहा है, मान लीजिए उसने कुछ इस तरह से धमकियां दी कि उसकी धमकियों से डर कर अल्टीमेटली आपने अपना मकान उसको बेचने का डिसीजन ले लिया। सब कुछ हो गया, पेपर के ऊपर बकायदा आपने ट्रांसफर किया, रजिस्ट्रेशन मतलब स्टैम्प पेपर पे किया, एवरीथिंग वाज देयर। आपने अपना मकान एक सो कॉल्ड प्राइस के अंदर न चाहते हुए भी ए को सेल कर दिया। बताइए, अब इस मकान को बेचने में आपकी जो कंसेंट थी वो फ्री कंसेंट थी क्या? ए ने आपके साथ कोर्शन, उत्पीड़न का यूज किया कि नहीं किया? राइट। अब ये मकान बेचने के बाद मान लीजिए अगर आप साइलेंट रह जाते हैं, कुछ नहीं करते, देन मैटर इज ओवर। कोई पूछेगा नहीं आपसे, कोई कुछ करेगा नहीं। भाई ए तो खुद कल्परेट है, गिल्टी पार्टी है, उसने डरा धमका कर आपसे मकान खरीदा है, तो वो तो कहीं किसी तरह का कोई कोर्ट में जाने से रहा। कोर्ट में जाने का काम जो है वो आपको करना पड़ेगा। अब अगर मान लीजिए सपोज मकान वकान सब बेचने के बाद अगर आपको लगता है कि यार नहीं, अपन बेकार ही डर गए, इसमें डरने वाला कोई काम था नहीं, एंड नाउ यू वांट टू टेक सम एक्शन अगेंस्ट ए, आप कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में आप एक पिटीशन फाइल करेंगे कि साहब मेरा ये जो मकान था, ये मुझसे ज़बरदस्ती डरा धमका कर, मुझे थ्रेटनिंग देकर, कोवर्शन यूज कर कर, और ये मकान मुझसे ज़बरदस्ती खरीदा गया है। आई डिड नॉट वॉन्ट टू सेल इट दिस हाउस। कोर्ट में केट रजिस्टर होगा, ए को बुलवाया जाएगा, सवाल जवाब होंगे, बहस होगी, और अल्टीमेटली एट लास्ट मान लीजिए ये प्रूव हो जाता है कि अल्टीमेटली ए ने इस मकान को खरीदने के लिए थ्रेटनिंग का यूज किया था, कोर्शन का यूज किया था। यहां पर क्या होगा देखिए, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये वॉइडेबल बन जाएगा। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में नाउ एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन यू। कोर्ट आपसे पूछेगी, साबित हो गया कि ए ने थ्रेटनिंग दिया था, कोर्शन यूज किया था। नाउ कोर्ट विल आस्क यू, आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए कि अल्टीमेटली नाउ व्हाट अबाउट दिस कॉन्ट्रैक्ट, आप इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या चाहते हैं? अगर आप ये बोलते हैं कि साहब ठीक है, मकान तो जो इन्होंने ले लिया है वो ले लिया है, बट आई कुड नॉट गेट द रीजनेबल प्राइस ऑफ दिस हाउस, तो मैं कोर्ट से चाहता हूं कि कम से कम मुझे इस मकान का रीजनेबल प्राइस दिलवा दिया जाए। कोर्ट विल इंक्वायर द रीजनेबिलिटी ऑफ द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस, और उसके बाद अल्टीमेटली जो देखेगी कोर्ट की, अगर आपको जो रीजनेबल प्राइस मिलना चाहिए था अगर वो नहीं मिला है, तो अल्टीमेटली कोर्ट आपको वो प्राइस दिलवाएगी। अच्छा, ए के पास कोई चॉइस नहीं है, ए को तो वो करना है जो आप बोलेंगे, और कोर्ट करवाएगी इसको। बताइए, कॉन्ट्रैक्ट अकेले आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मान लीजिए आपने बोला कि नहीं साहब, मुझे तो मेरा मकान ही वापस चाहिए, आई डोंट वांट टू सेल दिस हाउस, आई नेवर वांटेड, तो इन्होंने चूंकि डरा धमका कर मुझसे मकान ले लिया, तो मुझे तो मेरा मकान ही वापस चाहिए। अल्टीमेटली ए को आपका वो मकान वापस लौटाना पड़ेगा। जो डीलिंग आपकी और उसके बीच में हुई थी वो वॉइड करार दे दी जाएगी, व्यर्थ करार दे दी जाएगी, और आपका मकान आपको वापस मिल जाएगा। हाँ, जितना पैसा ए ने आपको उस मकान के बदले में दिया था, दैट ऑल यू विल हैव टू रिटर्न टू हिम, और अल्टीमेटली आपका मकान आपके पास वापस आ जाएगा। तो जब कॉन्ट्रैक्ट किसी एक पार्टी के ऊपर अगर डिपेंड करना लगे, और ये कौन सी पार्टी होती है हमेशा? ये वो पार्टी होती है जिसकी उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए फ्री कंसेंट नहीं है। जिस पार्टी का फ्री कंसेंट अगर नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, दिस इज कंसिडर्ड टू बी कॉल्ड एज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। जिस पार्टी का कंसेंट फ्री नहीं है, उस पार्टी की इच्छा पर ये कॉन्ट्रैक्ट जो रहेगा वो डिपेंड करेगा, और हेंस इट विल बी कंसिडर्ड एज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। आई होप दिस इज ऑल टुगेदर वेरी वेल क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। तीन चीजें हो गई हमारी इसमें से, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको बताया। इनके कीवर्ड्स क्या ध्यान रखना है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो सेक्शन 10 की सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि जो पहले वैलिड था लेकिन बाद में सिचुएशन वाइज कुछ ऐसा हो जाता है कि एक पार्टी के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर पाना संभव नहीं हो पाता है, तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी पार्टी का फ्री कंसेंट नहीं है, और बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री कंसेंट, अगर मान लीजिए सपोज वो पार्टी जैसे कोर्ट में जाती है, तो उस पार्टी की इच्छा पर कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करने लगेगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। whenever there is no free consent, जब भी फ्री कंसेंट अगर नहीं है, तो ध्यान रखिएगा इस तरीके का जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अब नेक्स्ट आ रहा है आपका वॉइड अग्रीमेंट। अगली जो हमारी टर्मिनोलॉजी हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज वॉइड अग्रीमेंट।
वॉइड एग्रीमेंट का मतलब देखिए क्या है, ये वॉइड एग्रीमेंट है और ऊपर क्या था, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट था। ये भी वॉइड है, ये भी वॉइड है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट था और ये एग्रीमेंट है। समझ में आ रहा है डिफरेंस दोनों में? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या था? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ये था कि इसमें अगर पहले वैलिड था लेकिन बाद में सिचुएशन बदली और वो वाइड हो गया। और वाइड अग्रीमेंट क्या होता है? वाइड अग्रीमेंट्स आर वाइड, वाइड एंड वाइड एब इनिशियो। एक वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, एब इनिशियो, ए बी एब INITIO, एब इनिशियो। एब इनिशियो का मतलब क्या होता है? राइट फ्रॉम बिगनिंग। कुछ अग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि राइट फ्रॉम बिगनिंग, व्यर्थ से ही, शुरू से ही, बिल्कुल शुरुआत से ही अग्रीमेंट क्या होते हैं? व्यर्थ, बेकार, जिनकी मोमेंट्री भी लीगल वैलिडिटी नहीं होती है। मैंने आपको पहले भी कहा था जब मैं सेक्शन 10 आपको पढ़ा रहा था, दैट टाइम आल्सो आई टोल्ड कि एक बहुत लंबी चौड़ी एक लिस्ट आएगी आपके सामने आगे जब अपन टॉपिक नंबर 7 पे पहुंचेंगे। तो गवर्नमेंट इसमें लॉ ने क्या है, पहले से ही एक लिस्ट डिक्लेयर की हुई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, और वो लिस्ट इस बात की है कि ये एग्रीमेंट वॉइड ही होते हैं। आपको नहीं मालूम है कि कौन कौन से एग्रीमेंट ऐसे हैं जो लॉ ने वॉइड डिक्लेयर किए हुए हैं। आप तो गुड फेथ में इनोसेंटली किसी के साथ कोई एग्रीमेंट बना लेते हैं। अब मान लीजिए आपने कोई ऐसा एग्रीमेंट बना लिया जो कि वॉइड था, वॉइड की जो डिक्लेयर्ड लिस्ट है उसमें से था। जब लॉ ने उसको पहले से ही अगर वॉइड डिक्लेयर किया हुआ है, मुझे बताएं, क्या उसको आप कभी भी कोर्ट में इन्फोर्सेबल करवा पाएंगे, लीगल बना पाएंगे, वैलिड बना पाएंगे क्या? तो वॉइड एग्रीमेंट्स आर द एग्रीमेंट्स विच आर वॉइड एब इनिशियो। एब इनिशियो का मतलब है कि जो मोमेंट से ही, जिस मोमेंट से ये बनाया गया है, उसी मोमेंट से, उसी समय से ये व्यर्थ होता है, बेकार होता है और इसकी कोई वैलिडिटी कंसीडर नहीं होती है। ऐसे एग्रीमेंट जो होते हैं वो वॉइड होते हैं। टेक 1 और 2 एग्जांपल्स। जैसे मान लीजिए सपोज आपने एक 15-16 साल के किसी बच्चे के साथ कोई एग्रीमेंट कर लिया। 15-16 साल का बच्चा है मतलब वो माइनर हो गया। माइनर को कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं दी गई है, आपको अच्छे से मालूम है। तो अगर आपने कोई भी एग्रीमेंट अगर माइनर के साथ बना लिया, गुड फेथ में बनाया, आपकी भलाई के लिए बनाया, माइनर की भलाई के लिए बनाया, वॉट एवर, एनी एग्रीमेंट मेड और बाय विथ माइनर आर कंसिडर्ड टू बी वॉइड एग्रीमेंट। ये शुरू से ही बेकार रहेंगे, इनकी कोई वैलिडिटी कंसीडर नहीं की जाएगी। वॉइड, वॉइड एंड वॉइड, राइट फ्रॉम बिगिनिंग, जिस मोमेंट से बने हैं उसी मोमेंट से ये क्या माने जाएंगे? वॉइड, व्यर्थ या बेकार। ए की शादी हो रही है बी से, ए इज गेटिंग मैरिड विथ बी। सी नाम का एक व्यक्ति ए के पास आता है, वो बोलता है कि इफ यू डोंट मैरी बी, अगर आप बी से शादी नहीं करोगे तो मैं आपको इस चीज का 5 लाख रुपए दूंगा। इन्हें सोचा यार 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, ले लेते, क्या दिक्कत है। उसने बी को शादी के लिए मना कर दिया। अब सी आपको वो कमिटेड 5 लाख रुपए का पेमेंट नहीं कर रहा है। आप कोर्ट में जाएंगे कि साहब सी ने मुझे बी से शादी न करने के बदले में 5 लाख रुपए देने का कमिटमेंट दिया था एंड नाउ ही इज नॉट मेकिंग दैट पेमेंट। यू कैन नॉट रिकवर दिस अमाउंट फ्रॉम सी। क्यों? क्योंकि इन द आईज ऑफ लॉ दिस इज कंसीडर्ड टू बी वॉइड एग्रीमेंट। ये वॉइड की लिस्ट में आता है। आपको मैंने बताया था कि आपने किसी से शर्त लगा ली, आप शर्त जीत गए, सामने वाली पार्टी आपका जीता हुआ पैसा नहीं दे रहा है, आप कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में जाकर आप उससे मान लीजिए अगर उस पैसे को रिकवर करने के लिए सूट फाइल करेंगे, आपका सूट ही इंटरटेन नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो शर्त लगाने वाले बैटिंग एग्रीमेंट होते हैं, लॉ ने इनको क्या डिक्लेयर किया हुआ है? वॉइड। इसकी आगे और भी लिस्ट हैं, बहुत सारे हैं, अभी मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए पॉइंट बताए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कुछ पर्टिकुलर एग्रीमेंट्स हैं जिनको कि लॉ ने डिक्लेयर ही किया हुआ है कि ये वॉइड होते हैं, और चूंकि ये वॉइड है इस वजह से इनकी वैलिडिटी कभी भी मोमेंट्री भी वैलिड नहीं मानी जाएगी। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है बेटा? वाइड कॉन्ट्रैक्ट और वाइड एग्रीमेंट में आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं दोनों को आराम से? वाइड कॉन्ट्रैक्ट वो हैं जो कि बनाते समय तो वैलिड थे, लेकिन बाद में परिस्थितियां बदली और एक पार्टी के लिए उसको पूरा कर पाना संभव नहीं था, तो लॉ ने उस पार्टी को प्रोटेक्शन देते हुए कॉन्ट्रैक्ट को क्या करार दे दिया? वाइड कॉन्ट्रैक्ट करार। वाइड एग्रीमेंट जो कि शुरू से ही एब इनिशियो, राइट फ्रॉम बिगिनिंग, व्यर्थ होते हैं, बेकार होते हैं, जिनकी कोई वैलिडिटी कंसीडर नहीं की जाती है, वो कहलाते हैं वाइड एग्रीमेंट। एब इनिशियो
राइट फ्रॉम बिगनिंग जिस मोमेंट से बनते हैं उसी मोमेंट से ये व्यर्थ और बेकार माने जाते हैं। लास्ट इसके अंदर जो वर्ड आ रहा है दैट इज इलीगल अग्रीमेंट। इलीगल अग्रीमेंट, इलीगल वर्ड से आप परिचित होंगे। इलीगल, समथिंग अगेंस्ट द लॉ, समथिंग अगेंस्ट द लीगल रूल्स फ्रेमवर्क, दैट इज कॉल्ड एज इलीगल। देखिए कोई चीज अगर लीगली गलत है मान लीजिए, तो जो लीगली गलत होगा वो अपने आप में इलीगल होगा कि नहीं होगा? लीगली विच इज रॉन्ग वो इलीगल है। मतलब बहुत सीधा सा गणित है ये कि समथिंग इज रॉन्ग विच इज लीगली जो रॉन्ग है वो इलीगल है। अब एक बात बताइए, थोड़ा कॉमन सेंस से अपन सोचें कि जो चीज लीगली अगर गलत है, कोई चीज अगर लीगली गलत है, तो क्या वो कोर्ट में इन्फोर्सेबल या वैलिड मानी जा सकती है? इलीगल अग्रीमेंट्स आर द अग्रीमेंट्स विच आर अगेंस्ट द लॉ, जो लॉ के विपरीत हैं, लॉ के प्रोविजंस के अगेंस्ट अगर जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट अगर कोई चीज जा रही है, तो दैट इज कंसीडर्ड टू बी कॉल्ड एज इलीगल अग्रीमेंट, गैर कानूनी ठहराव, एंड दे आर ऑल्सो नेवर इन्फोर्सेबल बाय लॉ। इसको भी हम लॉ में कभी भी इन्फोर्समेंट नहीं कर पाएंगे, दे आर ऑलवेज अनइन्फोर्सेबल, क्योंकि ये इलीगल है, वॉइड है, बेकार है, राइट। अब एक चीज, एक स्टेटमेंट सुनिएगा ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं। all illegal agreements are void, but all void agreements are not illegal. Could you get this statement? All illegal agreements are void, but all void agreements are not illegal. All illegal agreements are void. ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? जितने भी गैर कानूनी ठहराव आप बनाएंगे, जो इलीगल एग्रीमेंट्स आप बनाएंगे, वो सारे के सारे इलीगल एग्रीमेंट बताइए वाइड माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे? दे ऑल आर कंसीडर्ड टू बी वाइड, क्योंकि जो इलीगल है, जो गैर कानूनी है, आप उसको कभी भी कोर्ट से इन्फोर्स करा पाएंगे क्या? चैलेंज कर पाएंगे क्या उस चीज को लेकर? तो ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड है, वो तो बेकार है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आज आपने आपके किसी मित्र के साथ अगर मान लीजिए एक एग्रीमेंट किया कि आप अक्सर दुबई जाते रहते हो, वहां से आप सोना लेकर आओ स्मगलिंग करके, मैं वो सोना इंडियन मार्केट में बेचूंगा, और जो आपके और हमारे बीच में जो ये डीलिंग हो रही है, इससे जो प्रॉफिट होगा वो अपन दोनों आधा आधा बांट लेंगे। दुबई से सोना स्मगलिंग करके लाना, बताइए गैर कानूनी काम हो गया कि नहीं हो गया? अब सब डीलिंग हो गई, तय हो गया, एक दो डीलिंग हो भी गई है, मान लीजिए सामने वाली पार्टी आपका पैसा आपको नहीं दे रही है, कैन यू डू समथिंग अगेंस्ट दैट पार्टी? आप उसके खिलाफ कोर्ट में जा पाएंगे क्या? तो इलीगल जो है वो वाइड है ही है, कोई डाउट ही नहीं है ना? ये सब गैर कानूनी है। मान लीजिए जैसे आप देखते हैं मुंबई में भाई लोग रहते हैं, है ना? आपने किसी के साथ एक 5 लाख रुपए का सुपारी देने का कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट किया है, सॉरी ये कॉन्ट्रैक्ट वर्ड नहीं कहलाएगा, इट्स अग्रीमेंट। आपने किसी के साथ 5 लाख रुपए का एक एग्रीमेंट किया, एक्स नाम का व्यक्ति आपको बहुत तकलीफ दे रहा है बिजनेस में, इसको रास्ते से हटाना है, 5 लाख रुपए में सौदा तय हो गया, 2 लाख रुपए काम होने के पहले एडवांस दे दिया, 3 लाख काम होने के बाद। ऐसा अक्सर आप देखते रहते हो ना मूवीज में। अब बताइए ये इलीगल एग्रीमेंट हुआ कि नहीं हुआ? गैर कानूनी है। तो ये सब गैर कानूनी है, जो कभी भी इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। तो ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड, बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल। आपने अगर कोई वाइड एग्रीमेंट बनाया, मैंने आपको अभी 3 एग्जांपल दिए थे, आपने किसी माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट बना लिया, ये वाइड है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। लेकिन किसी माइनर के साथ एग्रीमेंट बना लेने पर क्या आपको पुलिस पकड़ कर ले जाएगी क्या? आपको इन्फोर्सेबिलिटी नहीं मिलेगी, आप कोर्ट में जाएंगे तो ये चैलेंज नहीं हो पाएगा, आप उस एग्रीमेंट को इन्फोर्स नहीं करवा पाएंगे। लेकिन क्या इसके लिए आपको पुलिस पकड़ कर ले जाएगी? जो वॉइड है वो व्यर्थ है, लेकिन वो गैर कानूनी नहीं है। लेकिन जो गैर कानूनी है वो हर हालत में व्यर्थ है। आज आपने किसी से शर्त लगा ली, जीता हुआ पैसा आपको नहीं दे रहा है, तो आपको ये कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कि आप उसके लिए उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा पाओगे। यू विल नॉट बी एबल टू चैलेंज दैट पार्टी इनटू द कोर्ट। बट क्या आपने शर्त लगाई, इसके लिए उठा के आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा? समझ में आया? So all illegal agreements are void, but all void agreements are not illegal. तो ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज जो हम लोगों ने डिस्कस करनी थी, ये अलग अलग सारी टर्मिनोलॉजीज को बहुत केयरफुली आप इसको यूज कीजिएगा, कहीं भी इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन आपको नहीं हो। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज द वन ऑफ द टर्मिनोलॉजी, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड अग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट, ये अलग अलग सारी टर्मिनोलॉजीज जो हैं। ये अब इसके बाद जब भी हम इसके बारे में बात करेंगे
तो मैं कौन सा वर्ड यूज कर रहा हूँ, अकॉर्डिंगली आपको वो सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। कहीं किसी तरह का इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को ना रहे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। सबके अलग अलग छोटे छोटे जो टिप पॉइंट्स होते हैं वो आपको दिमाग में रखने हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वाइड अग्रीमेंट और इलीगल अग्रीमेंट। आई होप कि दिस ऑल टर्मिनोलॉजीज आर वेरी वेल क्लियर टू यू। अगर इसमें कहीं किसी वर्ड में आपको कोई कंफ्यूजन होता है, कोई परेशानी अगर आती है, और कहीं भी कोई इसमें आपको अगर दिक्कत आ रही है, तो एनी टाइम आप मुझे इन चीज़ों के लिए आप पूछ सकते हैं। दीज आर द नंबर्स जो हमारे करियर क्लासेस के नंबर्स हैं। अगर आपको कहीं किसी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन हो सकता है, कहीं कोई परेशानी अगर आपको आ रही हो, कोई पॉइंट अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा हो, कहीं भी कोई भी दिक्कत अगर है, सो दीज आर द नंबर्स वेयर यू कैन एनी टाइम कॉन्टेक्ट अस। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही, इसको यहीं पर हम आज इसको हमारे लेक्चर को आज एंड करेंगे। और ये बेटा जो पांचों टर्मिनोलॉजीज आपने पढ़ी हैं, इन पांचों टर्मिनोलॉजीज के बाद में देखा जाए तो ध्यान रखिएगा कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर था, इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट, दैट फर्स्ट चैप्टर इज ऑल टुगेदर ओवर। अब हम सेकंड चैप्टर से चालू करेंगे इसके अंदर, जिसमें हम पढ़ेंगे पूरा ऑफर के बारे में। सेक्शन 10 में जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे बेटा, वो सारे पॉइंट्स जो रहेंगे आपके, वो एक एक करके अब अपने लिए पूरा डिटेल चैप्टर रहेगा। तो हमारा जो अगला लेक्चर आएगा, दैट विल बी आई सपोज लीगल एप्टीट्यूड, चैप्टर नंबर माय लेक्चर नंबर 5। उसमें हम लोग ऑफर वाले टॉपिक से पूरा स्टार्टिंग हम लोगों का करेंगे। मेनवाइल आप इन सारी चीज़ों को, जो हमारे पुराने लेक्चर्स वगैरह हैं, इनको पूरा आप कंप्लीटली पढ़ लीजिए। एंड डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। कहीं भी बाहर निकलना आप लोगों के लिए बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना है। सो स्टे एट होम ओनली एंड टेक केयर। बाय बाय।